हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा उत्तराखंड का यूके ट्रिपल एस सी PYQ सीरीज जो चल रही थी, जिसमें हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित हम फैक्ट और क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसी का लेक्चर नंबर 7 हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो आप वो भी देख लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट भी है। इनमें क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। और जो भी लेक्चर सीरीज आप करते हैं, सबसे पहले उसके क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो इस तरीके से आपको एक तरीके से अच्छा रिवीजन प्लस जो टॉपिक की क्लैरिटी होगी वो अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ रिटेन भी रहेगी। तो ये लेक्चर आपके लिए आगामी जो भी उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एस सी जो एग्जाम कर रहा था उसके लिए तो स्पेसिफिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप इसको यूके PSC के लिए भी रेफरेंस में ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ रेलेवेंसी तो रहती ही है। ठीक है, हाँ, तरीका अलग अलग होता है यूके ट्रिपल एस सी का और यूके PSC का, बट क्वेश्चन तो उसी तरीके से रहते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गोरखा काल में दो कथन दे रखे हैं, बेसिकली कथन 1 और कथन 2। इसके बिहाफ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और इसी का ये इंग्लिश में वर्जन भी दे रखा है। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश जो भी है जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं आप देख सकते हैं। तो देखते हैं। गोरखा काल में पुंगाड़ी एक भूमिकर था और सैनिकों का वेतन भी इसी कर से दिया जाता था। और दूसरा स्टेटमेंट है, गोरखा युग में घी कर दुधारू पशुओं के स्वामियों से लिया जाता था। बेसिकली घी कर दुधारू पशुओं के रिस्पेक्ट में लिया जाता था। अच्छा, अब सबसे पहले तो जैसे गोरखा काल आता है तो सबसे पहले गोरखा शासन के बारे में समझते हैं और गोरखा शासन के साथ साथ फिर इसके जो कर थे उनको भी समझते हैं। तो इसके लिए मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो गोरखा शासन के बारे में समझते हैं कि गोरखा शासन किस तरीके से कब कब रहा था। तो गोरखा शासन उत्तराखंड में 2 फेज में आया था। तो पहले क्या हुआ था, गोरखाओं ने कुमाऊं पे अधिकार करा था और सेकंड फेज में गढ़वाल पे अधिकार करा था। तो किस तरीके से हुआ था, कुमाऊं में जो है चंद्रवंश का शासन चल रहा था और गढ़वाल में परमार वंश का शासन चल रहा था या पंवार वंश का शासन चल रहा था। तो अगर तो कुमाऊं की बात करें तो गोरखाओं ने कुमाऊं में 1790 से अपना अधिकार जमा लिया और 1815 तक, जब तक अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया तब तक गोरखा शासन करते रहे, 1790 से 1815 तक। और गढ़वाल में इन्होंने आक्रमण करा, 1803 में आक्रमण करा और 1804 से लेके 1815 तक इन्होंने गढ़वाल पे शासन करा। तो कुमाऊं में जो उस टाइम पे शासक थे, तो सबसे पहले तो उस टाइम पे शासक कौन थे ये क्वेश्चन बन जाता है। तो चंद्रवंश के कौन से शासक थे उस टाइम पे? जो शासक थे 1790 में महेंद्र चंद शासक थे। महेंद्र चंद और गोरखा जो सूबेदार था, उनके बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, जो गोरखा राजा रणबहादुर साहब के नेतृत्व में जो युद्ध कर रहे थे, तो इनने 1790 में महेंद्र चंद को हरा दिया। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या हुआ, महेंद्र चंद की हार हुई और गोरखाओं ने क्या कर लिया, कुमाऊं पर कब्जा कर लिया और 1790 से 1815 तक गोरखाओं का शासन रहा। इसमें अलग अलग इनके सुब्बा जैसे राजा होते थे, तो इनका सुब्बे के अकॉर्डिंग चलता था। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से गढ़वाल में क्या हुआ, गढ़वाल में 1804 से लेकर 1815 तक शासन करा और उस टाइम पे गढ़वाल में जो शासन कर रहे थे, कौन कर रहे थे? प्रद्युम्न शाह शासन कर रहे थे। और प्रद्युम्न शाह के साथ गोरखाओं ने युद्ध लड़ा और एक भीषण युद्ध हुआ था। एक कब हुआ था? 1804 में हुआ था। और इस युद्ध की डेट भी पूछी जाती है, तो इस युद्ध की डेट क्या है और ये कौन सा युद्ध था? ये था खुड़बुड़ा का युद्ध। और इसकी डेट क्या है? 14 मई 1804 को ये युद्ध हुआ था। इस खुड़बुड़ा के युद्ध में, ये खुड़बुड़ा मैदान पड़ता है आपके देहरादून के आसपास पड़ता है, खुड़बुड़ा मैदान, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, प्रद्युम्न शाह की हार हुई और प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए और इस प्रकार कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों में गोरखाओं का शासन हो गया। अब गोरखाओं ने क्या करा, चंदू के समय पे जो कर चलते थे, चंदू के समय जो कर चलते थे उन्हीं को कंटिन्यू रखा और कुछ इन्होंने अपनी तरफ से भी कर लगाए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके कर हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पहले तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं। पुंगाड़ी क्या था? एक तरीके का क्या था? भूमि कर था। ये भूमि पर लगने वाला कर था और इससे क्या होता था,
इससे इनका पर ईयर जो रेवेन्यू आता था 1.5 लाख के आसपास सालाना इनकी इससे आय होती थी, और इसी से ये सैनिकों को वेतन भी देते थे। ठीक है, और दूसरा कर था जो क्वेश्चन में पूछा गया है, घी कर। सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। घी कर, घी कर क्या था, ये दुधारू पशु पे लगता था। जो भी दुधारू पशु होते थे उनके रिस्पेक्ट में कर लिया जाता था प्रत्येक घर में जहाँ जहाँ दुधारू पशु होते थे। ठीक है, पुंगाड़ी और घी कर देख ले। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गोरखा काल में पुंगाड़ी भूमि कर था, बिल्कुल सही है, और सैनिकों का वेतन इसी से दिया जाता था, बिल्कुल सही है। 1.5 लाख रुपए आय होती थी और इसी से गोरखा सैनिकों को वेतन भी दिया जाता था। और दूसरा घी कर जो होता था वो दुधारू पशुओं से, घी ऑब्वियस सी बात है गाय से रिलेटेड है। गोरखा लोग गाय को काफ़ी वैल्यू भी करते थे, लेकिन इसमें साथ ही साथ क्या होता है, गोरखा थोड़ा शराब के शौकीन थे, तो ये सुअर और शराब इनका क्या था, प्रिय भोजन और पेय पदार्थ था। ठीक है, ये बेसिकली फैक्ट है एक तरीके से। हाँ, तो इसमें क्या है, कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों हमारे कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है तो इसमें देखते हैं, ये तो हमने ये 2 कर देख लिए, और भी कर देख लेते हैं। और भी कुछ कर थे गोरखाओं ने, और भी कर लगाए थे। जैसे एक लगाया था इन्होंने टांड कर। टांड कर, टांड कर क्या होता था, टांड कर ये होता था एक तरीके से ही जो बुनकर होते थे, बुनकर यानी कि जो कताई बुनाई का काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें हिंदू और भोटिया, बेसिकली भोटिया ज़्यादातर होते थे, लेकिन कुछ हिंदू भी थे जो बुनकर का काम करते थे, तो बुनकरों पर कर लगाया जाता था टांड कर। ठीक है, तो ये सब ये जो है एग्जाम में पूछे गए हुए। इसी तरीके से एक कर था इनका मौकर। मौकर, जैसे कुमाऊं और गढ़वाल में घर को मौ भी बोला जाता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। मौकर किस पे लगता था, घर पे लगता था। घर पे लगने वाला कर था, यानी कि प्रति परिवार, प्रति परिवार इस पे कर लिया जाता था। लगभग 2 रुपये के आसपास उस टाइम पे प्रति परिवार से इस तरीके से कर लिया जाता था। ऐसे ही गोरखाओं ने क्या करा था, ब्राह्मणों पर कर लगाया था। चंद शासन में तो ब्राह्मणों को काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती थी, लेकिन गोरखाओं ने क्या करा, ब्राह्मणों को भी गोरखा काल में जो है कुछ ब्राह्मण जैसे जोशी होते थे उनको थोड़ा रिस्पेक्ट से देखा जाता था, बाकियों को ये बेसिकली क्या करते थे, प्रताड़ित करते थे। तो ब्राह्मणों पे लगने वाला कर था कुसही कर। कुसही कर किस पे लगाया था इन्होंने, ब्राह्मणों पे कर लगाया था। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, गोरखाओं के कर हो गए। अब इसी के साथ साथ कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं, जो क्या है, कर के साथ साथ कुछ जो कुछ टर्म जो है गोरखा काल में यूज किए जाते थे, ये भी एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या 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 टर्म थे। ठीक है, कुछ मतलब कुछ शब्द हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो कठुआ। कठुआ शब्द किस लिए यूज किया जाता था, जो ब्राह्मणों को दास बनाया जाता था, जो ब्राह्मण होते थे और उन्हें दास की तरह प्रयुक्त किया जाता था, उनको कठुआ बोला जाता था। इसी तरीके से एक शब्द होता था विचारी। विचारी जो होता था, गोरखा जो न्यायालय होते थे, न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था, गोरखा न्याय किस तरीके से करते थे, गोलादीप कड़ाईदीप इनके अलग अलग अंधविश्वास से भरे न्याय प्रणाली थी, तो उसमें विचारी जो होता था यानी कि न्यायाधीश को विचारी बोला जाता था। ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है विचारी क्या था गोरखा शासन में। ठीक है, इस तरीके से प्रशासन में। इसी तरीके से ये दशहरे का त्यौहार मनाते थे, तो दशहरे को ये बोलते थे दसाई। दसाई क्या होता था, दशहरे को दसाई बोला जाता था गोरखा। अच्छा, फिर क्या होता था, गोरखा काल में जो सैनिक होते हैं, सैनिकों के लिए भी टर्म यूज किया जाता था। जैसे 2 टर्म होते थे, एक तो होता था जागरिया और दूसरा होता था ढाकरिया। ये चंदू के टाइम पे भी था जागरिया ढाकरिया, और गोरखाओं में भी था। तो जागरिया क्या होते थे, जो कार्यरत सैनिक है, कार्यरत सैनिक यानी कि जो अभी सेना में काम कर रहे हैं, उनको जागरिया। और फिर क्या होता था, बीच बीच में इन्हें रेस्ट दिया जाता था, तो क्या होता था, 2 वर्ष के लिए जो जिनको सेवा से मुक्त कर दिया यानी कि सेना से मुक्त कर दिया, तो उन्हें ढाकरिया, यानी कि जो रेस्ट फेज पे है उनको ढाकरिया, और जो एक्टिव फेज में यानी कि जो काम कर रहे हैं उनको जागरिया बोला जाता था। इस तरीके से गोरखा शासन से संबंधित हमने कुछ फैक्ट भी देख लिए, और हमारे क्वेश्चन को तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका सीधा सीधा आपको फैक्ट याद होना चाहिए। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग जो है, इसकी डेट पूछी गई है, और डेट देखो काफ़ी सिमिलर पूछा गया है। देखो मई 13, मई 12, अप्रैल 13, मार्च 13। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर है वो है मई 13, 2013, यानी कि 13 मई 2013 को क्या हुआ था, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। अब इसमें से एक क्वेश्चन क्या बनता है, जो इसके पहले चेयरमैन थे, पहले इसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे, उनका नाम था जस्टिस, बेसिकली न्यायाधीश ही होंगे ऑब्वियस सी बात है, तो जस्टिस वीरेंद्र जैन।
जस्टिस वीरेंद्र जैन जो थे हमारे उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के पहले चेयरमैन या अध्यक्ष बोल सकते हैं। इसी तरीके से मानवाधिकार आयोग होगा तो मानवाधिकार आयोग के साथ साथ एक और देख लेते हैं महिला आयोग, उत्तराखंड महिला आयोग, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, ठीक है। अगर इस पूरा बोले तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी 2005 में। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष कौन थी, ये भी कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका नाम था डॉक्टर संतोष चौहान, ठीक है। मानवाधिकार आयोग क्या करता है, मानवाधिकार से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनको वे डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी होता है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे 1993 के आसपास, ठीक है, तो उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया था, और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग बनाया था आपका 2013 में, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे देखता है, ये 2005 में, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन को आप पहले पॉज करके ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिए, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ आभूषण दे रखे हैं और उनका पहनने का स्थान, यानी कि शरीर के कौन से हिस्से में पहना जाता है, ये है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। मूर्खली, कान, बुलाक, नाक, हंसुला, गला, चरियो, कमर, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया। अच्छा, अगर इसमें से आपको बेसिकली अगर मूर्खली, बुलाक, हंसुला कुछ नहीं भी आता तो चरियो तो एक बेसिक टर्म है, कुमाऊं गढ़वाल में ये बेसिक टर्म है जो महिलाएं पहनती हैं। और चरियो क्या होता है, मंगलसूत्र से संबंधित होता है, ठीक है। मंगलसूत्र से संबंधित होता है तो बेसिकली कहाँ मंगलसूत्र कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को आप, अगर आपको और ऑप्शंस नहीं भी आते तो इस ऑप्शन से, ऑप्शन डी से आप इसको जज कर सकते थे। चरियो कहाँ, कमर में नहीं होता है, चरियो कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है, ठीक है। और बाकी के जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया था, तो ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। अच्छा, अब साथ ही साथ और ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो मूर्खली क्या होता है, कान में पहना जाता है, ठीक है। ऐसे ही कान में पहनने वाले और कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लेते हैं। कान में मूर्खली जो होता है, इसी का एक और नाम, हाँ, मूर्खली का एक नाम क्या है, मुंदड़ा भी बोला जाता है इसको, मुंदड़ा भी बोला जाता है मूर्खली को, ठीक है। मुंदड़ा आ गया तो वो भी कान में पहना जाता है। और कान में पहने जाने वाले और क्या होते हैं, और बेसिकली जैसे एक तुग्गल भी एक कान में पहने जाने वाला है, तुग्गल हो गया। ऐसे ही गोरख पुरुष पहनते हैं, ठीक है, गोरख पुरुष पहनते हैं। ये क्या हो गए, कान में पहनने वाले आभूषण हो गए। अब दूसरा है बुलाक जो है नाक में पहना जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सही है। बुलाक जो होता है यू शेप का होता है, इसे जैसे नोच के मिड वाले पोर्शन में पहना जाता है, ठीक है। यू शेप का होता है ये, ठीक है, नाक में पहना जाता है। और नाक में पहने जाने वाले और क्या होते हैं, जैसे फुली तो सबको ही पता होगा, फुली हो गया, नथ हो गया, ये भी क्या है, नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। ऐसे ही ऑप्शन थर्ड देखो, हंसुला क्या है, गले में पहने जाने वाला। अब गले में पहने जाने वाले और कौन से आभूषण होते हैं, एक तो चरियो है, ऑप्शन 4 ये भी क्या है। और गले में पहने जाने वाले और भी आप देख लेते हैं, गले में और क्या पहनते हैं, गुलबंद पहना जाता है, ठीक है। गलोबंद भी बोलते हैं जिसको, सोने का होता है, एक सोने की पट्टी होती है, ठीक है। और चरियो तो जैसा क्वेश्चन में आया भी है, चरियो हो गया। इसी तरीके से और देख लेते हैं, ये हो गए। ऐसे कमर में पहनने वाले देख लेते हैं कुछ, कमर में कौन कौन से पहने जाते हैं। कमर में तगड़ी एग्जाम में पूछा गया है, तगड़ी, इसी को क्या बोला जाता है, करधनी, यानी कि कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। इसी तरीके से अत्तरदान या इतरदान, जिसमें इतर रखा जाता है। कुछ समुदायों में, जैसे भुटिया समुदायों में, और कुछ ऐसे समुदाय हैं जहाँ क्या होता है, महिलाएं क्या करती हैं, कमर में इस तरीके से एक बैग होता है, उसके अंदर इतर रखती हैं, तो इतरदान टाइप का होता है ये कमर में पहने जाने वाला आभूषण। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। बाकी अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही युग्म या युग्मों का चयन करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ साइंटिफिक जो हमारे साइंटिस्टों के नाम दे रखे हैं और उन्होंने किस क्षेत्र में शोध करा है ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, अगर इस क्वेश्चन के, ये बेसिकली उस टाइम पे जो करंट पे न्यूज़ चल रही थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनते हैं। बट ये क्या है, ये क्वेश्चन बेसिकली जो भी ये सारे साइंटिस्ट हैं उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनसे आगे भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन के देखते हैं फिर कौन कौन से वैज्ञानिक किस तरीके से। तो सबसे पहले गिरिधर कुमार पांडे। गिरिधर कुमार पांडे जी, ऑप्शन 1 को अगर ऑब्जर्व करें तो गिरिधर कुमार पांडे जी ये आपके अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, गिरिधर कुमार पांडे जी। ठीक है, और इनका ऑप्शंस क्या दे रखा है कि कौन सा सही है, ये दे रखा है। तो गिरिधर कुमार पांडे जी जो है ये आपके अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। तो इनका ऑप्शन क्या है, संगणित पदार्थ सिद्धांत। ठीक है, तो ये संगणित पदार्थ सिद्धांत नहीं है, ये बेसिकली आपके एक तरीके से ये थे मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट या बॉटनी बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, मॉलिकुलर या आणविक बोल सकते हैं, आणविक बायोलॉजिस्ट थे, आणविक बायोलॉजिस्ट या बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, हैं बेसिकली। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने बेसिकली जो काम करा है वो बायोलॉजी के क्षेत्र में, यानी कि इनका जो स्पेसिफिक फील्ड है वो प्लांट हार्मोन के बारे में इन्होंने अपना शोध कार्य करा हुआ है। तो प्लांट हार्मोन की बात हो रही है यहाँ पे गिरिधर कुमार पांडे नहीं, यहाँ पे तो संगणित पदार्थ कुछ अलग बात हो रही है। ठीक है, तो ये प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन फर्स्ट का जो है वो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, विजय प्रसाद डिमरी। विजय प्रसाद डिमरी जी जो हैं ये बेसिकली आपके जियोफिजिकल साइंटिस्ट हैं। जियोफिजिकल यानी कि भूगर्भ से रिलेटेड। ठीक है, भू भौतिकी बोल सकते हो बेसिकली, भू भौतिकी या जियोफिजिकल साइंटिस्ट हैं। इनका जो फील्ड है वो है अर्थ साइंस, यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड जो साइंस होती है, पृथ्वी विज्ञान बोल सकते हैं एक तरीके से। तो इन्होंने जो बेसिकली इन्हें पद्मश्री भी मिला। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि विजय प्रसाद डिमरी को पद्मश्री कब मिला था। पद्मश्री मिला था इन्हें 2010 में, इन्हें पद्मश्री मिला था। और इन्होंने बेसिकली विखंडन और व्युत्क्रम समानता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बस आपको इतना याद रख लीजिए, विखंडन और व्युत्क्रम समानता का सिद्धांत दिया था। तो बेसिकली इन्होंने पैरेललिज्म बिटवीन डिकन्वोल्यूशन एंड इन्वर्जन एक थ्योरी है इनकी, तो उस पर काम किया था। तो विजय प्रसाद डिमरी क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही है। ऑप्शन 2 सही है। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो हम क्या कर सकते हैं, अभी सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, और 1 में हमारा गलत हो गया तो सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सी को और ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बी और सी में अब हमारे बच गए। तीसरा, नरेंद्र सिंह कपानी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र सिंह कपानी का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और ये फाइबर ऑप्टिक्स के फादर बोला जाता है। ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स पे काम करा था। ठीक है, इनका नाम बिल्कुल आपको 100% एक नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं। ये पहले इंडिया, मतलब बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, लेकिन ये बाद में यूएसए में सेटल हो गए थे, तो वहीं इनकी डेथ हो गई थी। तो इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोला जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स के पितामह बोला जाता है बेसिकली। तो इन्होंने क्या करा था, लेड में फाइबर ऑप्टिक्स के जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करके, फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी जिसका हम बेसिकली अभी वाईफाई जो भी सब यूज करते हैं हम फाइबर केबल, तो उसका इन्होंने खोज करी थी। तो बेसिकली 2 और 3 हमारा क्या, अब ऑप्शन में देखें तो 2 और 3 हमारा राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन देखो, या तो 2 और 3 हो सकता है या 2 और 4 हो सकता है। तो 2 और 3 हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कंचन पांडे, अब चौथा ऑप्शन है कंचन पांडे। तो कंचन पांडे जी हैं, ये जो भी हैं ये जियोलॉजिस्ट हैं, ये जियोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने बेसिकली इंडियन ओशियन के बारे में, वहाँ बेसाल्टिक जो रॉक होती हैं, बसाल्ट चट्टानें जो होती हैं, उनके बारे में स्टडी कर रखी है। ठीक है, तो उससे संबंधित है, प्रोटीन फील्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है, विजय प्रसाद डिमरी विखंडन और व्युत्क्रम समानता, और नरेंद्र सिंह कपानी फाइबर ऑप्टिक्स, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ थी। अब ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो गया, अभी तक थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन आ गया। कत्यूरी राजवंश जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहले कत्यूरी राजवंश का दूसरा नाम क्या था, कार्तिकेयपुर राजवंश। इनकी 2 राजधानी थी। पहली राजधानी क्या थी, हाँ, कत्यूरियों को कार्तिकेयपुर राजवंश बोला जाता है। तो इनकी पहली राजधानी जो थी वो क्या थी, जोशीमठ थी। और दूसरी राजधानी क्या थी इनकी, कत्यूर घाटी कहाँ है आपकी, अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में थी दूसरी राजधानी इनकी, कत्यूर घाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। अच्छा, कत्यूर घाटी बेसिकली यहीं क्या है आपका, बैजनाथ मंदिर। जो बैजनाथ मंदिर है ना, बैजनाथ झील भी है बैजनाथ मंदिर के पास में। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है आपका,
बेसिकली अभी अगर देखें तो बैजनाथ वाला जो एरिया है आप बागेश्वर में आता है, लेकिन उस टाइम पे अल्मोड़ा ही था, तो बेसिकली अल्मोड़ा बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखते हैं कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जो कार्तिकेयपुर राजवंश था या कत्यूर राजवंश था, ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 परिवारों ने शासन करा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, इन परिवारों के नाम आपको पता होने चाहिए। प्रथम परिवार क्या नाम से, बसंत देव, बसंत देव। दूसरा निम्बर देव, निम्बर देव। अलग अलग परिवार चलते हैं, इसमें 2 3 3 4 राजा इसमें, 3 4 राजा इसमें, 3 4 राजा इसमें। ठीक है, तीसरा सलोड़ादित्य, सलोड़ादित्य राजवंश। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि निम्बर देव को एक उपाधि मिली थी, शत्रुहंता, शत्रुहंता की उपाधि मिली थी किसको, निम्बर देव को। तो इस क्वेश्चन से हमने ये चीजें डिस्कस कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है बोला है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, कौन सा नहीं है। एक तरफ हमें हिमनद दे रखे हैं, यानी ग्लेशियर दे रखे हैं, और दूसरी तरफ उसका जिला दे रखा है। अब इस जो हिमनद और जिला हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था, अभी फिर से क्वेश्चन आ गया तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस जैसे बार बार क्वेश्चन आते हैं तो हमारा क्या होता है, रिवीजन भी चलते रहता है साथ में। ठीक है, तो ये एक्टिव प्लस पैसिव रिवीजन दोनों चीज़ें चलती है। एक बार हमने देख लिया, थोड़ा सा रिकॉल करो क्वेश्चन को देख के, थोड़ा पैसिव आप एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या लॉन्ग टर्म आपके मेमोरी में रह गए। तो देखते हैं, खतलिंग ग्लेशियर, सबसे पहले खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग यात्रा भी होती है, तो ये कहाँ है आपका, टिहरी में, बिल्कुल सही है। सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत क्या है आपका, अलकनंदा जहाँ से निकलती सतोपंत कहाँ पड़ता है आपका, सतोपंत तो चमोली में पड़ता है, तो सतोपंत ग्लेशियर बागेश्वर दूसरा बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सतोपंत ग्लेशियर। ये कौन सा सही नहीं है यही बताना था। तीसरा चोराबाड़ी हिमनद रुद्रप्रयाग, ठीक है, केदारनाथ के ऊपर में है आपका। और मिलम ग्लेशियर ये आपका पड़ता है पिथौरागढ़ में। बाकी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। अब हमारे पास क्या ग्लेशियर आ गया, तो एक बार फिर से ग्लेशियर को थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, उत्तरकाशी से स्टार्ट करते हैं। बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तरकाशी में, यमुनोत्री उत्तरकाशी में। ये जो खतलिंग आता है ये आता है आपका टिहरी में पड़ जाता है। चौराबाड़ी आता है आपका रुद्रप्रयाग में पड़ जाता है, चौराबाड़ी वाला। गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में पड़ जाता है। डोकरियानी ग्लेशियर इंपोर्टेंट आपका उत्तरकाशी में पड़ जाता है। सतोपंथ आपका चमोली में पड़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से पिंडारी आपका उत्तरकाशी और चमोली और बागेश्वर दोनों में पड़ता है। ठीक है, इसका ज़्यादातर हिस्सा बागेश्वर में, कुछ हिस्सा चमोली में पड़ता है। ऐसे सुंदरडूंगा आपका बागेश्वर में, कफनी बागेश्वर में। अब पिथौरागढ़ में देखें तो मिलम हो गया आपका, रालम हो गया, पंचाचूली, सोनापानी, नामिक, पॉन्टिंग, ये सब सारे के सारे आपके कहाँ पढ़ते हैं, पिथौरागढ़ में पढ़ते हैं। ये सारे के सारे पिथौरागढ़ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्लेशियर डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, नीचे दिए गए कोटों के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, डैम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम में आए क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। इनको आपने ध्यान से ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपके क्या होंगे, बार बार रिवाइज भी होते रहेगा, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ाएंगे। ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्या, किसाऊ बांध। अब डैम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से जो मेन डैम है उन्हीं के बारे में पूछा भी गया है। किसाऊ बांध, अब इस किसाऊ बांध जो है आपको पता होना चाहिए। किसाऊ बांध कौन सी नदी पे, टोंस नदी पे। टोंस नदी पे है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट आंसर। टोंस नदी बेसिकली आपका मोस्टली कहाँ जाती है, देहरादून में जाती है। ठीक है, रूपिन सुपिन मिला के क्या बनती है, टोंस बनती है। तो किसाऊ बांध आपका टोंस नदी पे, ये देहरादून में। तो जो ऑप्शन 1 है वो हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। और जैसे आपने एक ऑप्शन पकड़ लिया, एक ऑप्शन आपको पता चल गया, तो अगर इसके आंसर्स के हम ऑप्शंस देखें तो 1 का सी क्या है, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, सिर्फ सी में है। तो एक ही से आपका क्या है, पूरा का पूरा बन गया। 1 का सी सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपको कुछ नॉलेज है तो उसकी हेल्प से आप सब बाकी एलिमिनेट करके, अगर बाकी आपको नहीं पता है तो आप एलिमिनेट करके भी नहीं बता सकते हो। ठीक है, किसाऊ बांध का है आपका टोंस नदी पे है। अच्छा, साथ ही साथ इसका कितने मेगावाट का है, किसाऊ बांध जो है आपका ये 660 मेगावाट समथिंग, 650-660 मेगावाट का है। ठीक है, ये बेसिकली आपका देहरादून में पड़ता है। देहरादून और हिमाचल का सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके बीच में आता है देहरादून प्लस हिमाचल का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और उत्तराखंड और हिमाचल इसमें 50-50% शेयर रखते हैं। ठीक है, यानी 50% बिजली उत्तराखंड को, 50% हिमाचल। ये भी कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखिए। धौलीगंगा बांध पिथौरागढ़ में, धौलीगंगा नदी पे। और धौलीगंगा बांध के जो कितने मेगावाट का है ये भी याद रख लीजिए, 280 मेगावाट का है। ठीक है, ऐसे ही पंचेश्वर बांध,
सबसे बड़ा डैम बनने वाला है ये, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डैम बनने वाला है, अभी ये इस पे काम चल रहा है। ये आपका पड़ता है 2 डिस्ट्रिक्ट, चंपावत प्लस पिथौरागढ़, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये डिस्ट्रिक्ट हो गए उत्तराखंड के, इंडिया के, और इसके साथ है नेपाल में भी, ठीक है। नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में ये जॉइंट वेंचर है, यानी कि इंडिया और नेपाल दोनों इसका बेनिफिट लेंगे। और सबसे पहले तो ये कितने मेगावाट का है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, अभी बना भी है रिसेंट के एग्जाम में। 6840 मेगावाट का है इसका, इसकी क्षमता है 6840 मेगावाट। और ये कौन सी नदी पे है, ये आपका काली नदी पे, पंचेश्वर बांध कौन सी नदी पे है, काली नदी पे, जो क्या करती है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। और इसकी हाइट, अभी तक तो क्या सबसे हाइट पे कौन सा है, टिहरी डैम है, और अब ये प्रस्तावित है 315 मीटर इसकी हाइट होने वाली है। और टिहरी डैम की कितनी है, अगर टिहरी डैम की बात करें तो टिहरी डैम की हाइट है आपकी लगभग कितना 260 के आसपास है, 260.5 या 261 बोल सकते हो, 260-261 मीटर टिहरी डैम की हाइट है, ठीक है। और इसकी कितनी होने वाली, 315, टिहरी डैम से भी बड़ा होने वाला है। अब टिहरी डैम आ गया तो साथ साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं, कितना है, 2400 मेगावाट का टिहरी डैम है, ठीक है। कौन कौन सी नदी पे, बी बी भागीरथी और तेलंगाना पे बना हुआ है, ठीक है, बी टिहरी, ठीक है। अगला मनेरी, मनेरी भाली परियोजना, ये कहाँ है, उत्तरकाशी में। अब मनेरी भाली परियोजना में क्या है, इसके फेज 1 और फेज 2 दो फेज हैं, ठीक है, फेज 1 और फेज 2 ये दोनों अलग अलग जगह पे। जो फेज 1 है आपका उसका नाम है तिलोत, अभी इसको अवार्ड भी मिला था तिलोत को, सबसे अच्छी पावर यूनिट या इस तरीके से सबसे अच्छा डैम, इस तरीके से कुछ अवार्ड मिला था इसको, ठीक है, ग्रीनरी के रिस्पेक्ट में। और दूसरा है ये धरासू, धरासू नामक जगह पे, ठीक है, धरासू नाम से है, और एक तिलोत नाम से, ठीक है। जो तिलोत और दोनों के दोनों का है भागीरथी नदी पे ही हैं दोनों के दोनों, बट ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन बनते तो इसलिए मैंने फेज 1 फेज 2 इसके दोनों चीज़ें बता दी। अच्छा, इनकी कितने मेगावाट के, फेज 1 है आपका इसका 90 मेगावाट का है, और फेज 2 जो है इसका ये ज़्यादा है, ये बड़ा है, 300 मेगावाट समथिंग है, ठीक है। फेज 2 इसका 300 मेगावाट, और फेज 1 तिलोत 90 मेगावाट का है, ठीक है, 90 मेगावाट का। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 में क्या दे रखी है, कुछ महिलाएं दे रखी हैं, और दूसरी तरफ संस्थाएं दे रखी हैं। अब देखो, महिलाओं से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस क्वेश्चन में जो सारी की सारी महिलाएं दे रखी हैं ये फर्स्ट हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट है, इस तरीके से। तो इनको आपको एज ए स्टैटिक फैक्ट भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले मार्गरेट हलवा, मार्गरेट हलवा तो सबको पता है, ये कौन सी, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और कब से कब तक रही थी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ये 2009 से लेके 2012 तक, ठीक है। मार्गरेट हलवा जी जो है उत्तराखंड की राज्यपाल रही थी, ठीक है, 2009 से 2012 तक। और ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, ये सब पहली हैं, जो भी हैं ये सब महिलाएं सारी की सारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहली हैं। तो ए का 2 है, अगर ए का 2 देखें तो हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बी और डी में हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता है तो आप कम से कम 50-50 का चांस ले सकते हैं, अगर आपको बाकी बिल्कुल नहीं पता है, आप बिल्कुल ब्लैंक है, तो अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप कर सकते हैं इसमें। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसको मतलब थोड़ा सा जिसको बहुत ज़्यादा ये ऑर्गेनाइजेशन के याद रख रहे हैं जिसने, वही बंदा इसको बना सकता है। बट कोई नहीं, अभी सीख लेते हैं, आगे आएगा तो हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं ताकि आगे एग्जाम में बने तो आप आराम से इसको कर लें। दूसरी देखो, दूसरा क्या है, कंचन देवी। जो कंचन देवी हैं ये पहली महिला IFS हैं, महिला IFS यानी कि फॉरेस्ट सर्विस से हैं, पहली महिला IFS जो DG बनी है, किसकी, डायरेक्टर जनरल बनी है, किसकी, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की, ठीक है। तो कंचन देवी आप याद रखना। तो अगर देखें बी का 1 हो गया, बी का 1 हो गया तो हमें क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा धृति बनर्जी, धृति बनर्जी जो है ये भी डायरेक्टर रही हैं, ये बेसिकली धृति बनर्जी साइंटिस्ट हैं, कीट वैज्ञानिक हैं, ठीक है, कीट वैज्ञानिक हैं, और ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण इसकी डायरेक्टर बनी है, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर धृति बनर्जी, किसकी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI बोल सकते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर बनी। ऐसे उपमा चौधरी जो है ये लवासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जहाँ IAS की ट्रेनिंग होती है,
ठीक है। ऐसे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपका हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है, आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। आईएएस और आईआरएस की ट्रेनिंग बेसिकली लवासना मसूरी में होती है, ठीक है। तो लवासना की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? उपमा चौधरी बनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इनसे आगे भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये महिलाएं पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेड बनी है, मतलब भारत की जो इतिहास में पहली बार कोई महिला इनकी हेड बनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं स्टैटिक फैक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपकी हिस्ट्री की नॉलेज चेक होगी। पहले इसको आप ऑप्शंस को एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऑप्शन है कुमाऊं परिषद का गठन। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? ये तो आपको फैक्ट सीधा सीधा याद होना चाहिए। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। तो 1 का 3, जैसे ही आपको इतना पता है तो देखो ऑप्शन कितने ईजी हो जाते हैं। कभी कभी अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप सीधे एलिमिनेट करके बाकी आप ऑप्शन निकाल सकते हो। अगर इसका ऑप्शंस को आप ऑब्जर्व करो तो ए का 3 कहाँ पे मिल रहा है आपको? सिर्फ ऑप्शन सी में मिल रहा है। अगर ये आपको पता है तो इससे बाकी आपको नहीं भी पता है तो आपका काम बन गया, ठीक है। लेकिन बाकी भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक से ही फैक्ट है, ठीक है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए 3-4 फैक्ट एक में डाल दे तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में, और इसके गठन में कौन कौन थे शामिल? हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, जीबी पंत और आपके बीडी पांडे, ठीक है। इन सब ने क्या कुमाऊं परिषद का गठन किया था, जो बेसिकली अपनी आवाज़ उठाने के लिए, कुमाऊं के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए इस तरीके से, ठीक है। दूसरा डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? डिबेटिंग क्लब की शुरुआत करी थी 1870 में। कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में। और इसके कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत, बुद्धि बल्लभ पंत। ये तो आपके टिप पे होने चाहिए सारे के सारे। डिबेटिंग क्लब। फिर ऐसे आता है साप्ताहिक अखबार शक्ति। शक्ति किसका था? बीडी पांडे जी का, फेमस, 1918, ठीक है। 1918 में साप्ताहिक शक्ति इन्होंने चलाया था, जिसमें इसमें इन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की गई थी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? बीडी पांडे से। बचा गया हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब आपका 1903 में। हैप्पी क्लब हैप्पी क्लब की जो शुरुआत करी थी किसने करी थी? जीबी पंत जी ने, ठीक है। कहाँ से? अल्मोड़ा से, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, इस तरीके से स्वतंत्रता में उत्तराखंड का जो योगदान है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, ठीक है। ये हम बेसिकली देखते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन है, इनसे आपकी नॉलेज काफ़ी इनहेंस होगी। तो सूची 1 में दे रखे हैं वनस्पति और वन उत्पाद, सूची 2 में दे रखे हैं उनके वैज्ञानिक नाम। अब देखो जो हमारे क्या है, सिंबल्स हैं, जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं हमारे, जैसे क्या है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल क्या है हमारा? राज्य पुष्प है। बुरांस राज्य वृक्ष है। तो इनके आपको वैज्ञानिक नाम पता होने चाहिए। तो अगर इसमें देखो ब्रह्मकमल, बुरांस, टिमरू और काफल। अब जनरली मैं बताऊं तो इसमें टिमरू और काफल ये क्या है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, ये बेसिकली जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ब्रह्मकमल और बुरांस तो पढ़ते हैं। तो इससे आपके शायद कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। देखो ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल का तो आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मकमल का क्या होता है? सोसूरिया अवलेबेटा, ठीक है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोसूरिया अवलेबेटा, यानी कि ए का 2, ए का 2 वाला ऑप्शन, ए का 2 जिसमें, ठीक है, ए का 2 तो ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है। चलो सी तो एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, ए का 2। और बुरांस, बुरांस क्या होता है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन दे रखा है यहाँ पे, वैसे इसका पूरा होता है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है। ये होता है बुरांस का। बुरांस हमारा क्या है? राज्य वृक्ष है। ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, यानी कि ऑप्शन ए भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बी और डी में हमारा आ गए यहाँ पे। अगर आपको ये बाकी टिमरू और तिमूर है, बेसिकली तिमूर और काफल के बारे में नहीं भी पता है तो आप बी और डी में थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब टिमरू का देखते हैं। तिमूर अब आया तो समझ लेते हैं, ठीक है। तिमूर, तिमूर क्या होता है? थोड़ा सा मिंटी होता है ना, ये मेंथॉल टाइप का है। अगर इसको किसी ने अगर तिमूर से अपने दांत चबाए हैं या दांत साफ करें तो उसको पता होगा। तो ये थोड़ा सा मिंटी फ्लेवर होता है इसका, ठीक है। तो मिंट क्या होता है? मिंथॉल, मिंथॉल टाइप का होता है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। टिमूर जेंथोजाइलम अरमेटम। तो तिमूर का क्या होता है? जेंथो, मेंथो, मेंथॉल, इस टाइप से कुछ है, ठीक है। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। तिमूर का जेंथोजाइलम अरमेटम, ठीक है। और बचा हमारा काफल। काफल जो हमारा क्या है, काफ़ी लोगों का फेवरेट फल भी होता है, पहाड़ी फल, ठीक है।
काफल। तो काफल का है मायरिका एस्कुलेटा, आप इसको याद कर लीजिए काफल का, ठीक है, आगे एग्जाम में आएगा तो आपसे आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसके बारे में देख लें। अब साथ ही साथ कुछ और भी देख लेते हैं, अब जो हमारे क्या है सिंबल उनके बारे में और देख लेते हैं। कस्तूरी मृग यानी कि हमारा राज्य पशु, ठीक है, उसका देख लेते हैं क्या होता है, आप ट्राई कीजिए ये रिकॉल करने की। मोनाल का क्या होता है, ट्राई कीजिए, मोनाल हो गया, और बुनास का तो हमने कर लिया। ऐसे ही तितली, हमारी क्या है राज्य तितली भी है ना, उसका क्या होता है। तो कस्तूरी मृग का होता है मास्कस काइसोगास्टर, मास्कस काइसोगास्टर किसका, कस्तूरी मृग का। ऐसे ही मोनाल का क्या होता है लोफोफोरस इम्पीचेनस, और मोनाल की 4 और प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, ये इसकी जो फैमिली होती है उसकी 4 और प्रजातियां पाई जाती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था मोनाल के बारे में, ठीक है, इसको आलू बहुत पसंद होता है, ये घोंसला नहीं बनाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी थी हमने। तितली का वूली वेंडेड पीकॉक, पीकॉक मतलब मोर होता है, लेकिन यहाँ इसका नाम वूली वेंडेड पीकॉक है, इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन देखे, और उसके साथ साथ हमने ऑप्शंस डिस्कस करें, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।